आइए विद्यार्थियों, आज हम लोग साइंस की दूसरी क्लास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ चर्चा करते हैं। मानव का हृदय, हार्ट। देखेंगे हार्ट की क्या भूमिका होती है। वैसे तो विलियम हार्वे ने हृदय के बारे में बताया था कि रुधिर के संचार में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो हृदय की होती है। हृदय किन पेशियों से बना होता है, ऐच्छिक या नैच्छिक, और इसका कितना भार होता है, इसकी स्थिति कहाँ पे होती है, इसका आकार कैसा होता है। हृदय में धमनी और शिराओं की क्या भूमिका होती है। हृदय में जो दो बेहतर काम करने के लिए जो खनिज होते हैं वो कौन से होते हैं जो हृदय को बेहतर कार्य करने में सहायता करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग समझेंगे, हृदय की गतिविधियों के बारे में जानेंगे एक छोटे से वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए टॉपिक का नाम पड़ा हुआ है मानव का हार्ट या हृदय। यहाँ पे एक चित्र भी बेहतरीन सा बना हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं, ये हृदय का एक चित्र है, अंदर से एक शंक्वाकार में, कोण के आकार में। यहाँ पे इन सभी अभी इनको क्रिया विधियों को हम लोग समझेंगे। आर्टरा, जिसको ये महाधमनी ऊपर कहा जाता है। पल्मोनरी आर्टरी है जो फुफ्फुस धमनी कहलाती है। पल्मोनरी वेन्स यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं, इनको फुफ्फुस शिराएं कहा जाता है। लेफ्ट आर्टिकम है यहाँ पे, जिसको जो है बाया अलिंद कहते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ पे, बाया निलय हो गया। ये राइट आर्टिकम यहाँ पे दाया अलिंद, दाया निलय। ये इंफीरियर वेन कावा, जिसको निम्न महाशिरा कहा जाता है, और सुपीरियर वेन कावा ये महाशिरा है, उच्च महाशिरा। इन सभी का काम क्या होता है अभी देखेंगे जब हृदय की कार्य में हम लोग सारी चीजों को पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए यहाँ पे हृदय या हार्ट, हृदय या हार्ट, सबसे पहला ही क्वेश्चन बनता है कि कार्डियोलॉजी, हृदय की जो गतिविधियों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो साइंस की किस शाखा में किया जाता है। तो आप क्या बताएंगे, कार्डियोलॉजी। क्या कहलाती है, कार्डियोलॉजी। इसको इंग्लिश में भी लिख दिया जाए, कार्डियोलॉजी, लॉजी। अब ये क्वेश्चन बन जाता है, हृदय की गतिविधियों का अध्ययन क्या कहलाएंगे, कार्डियोलॉजी। अगर लेकिन एक दूसरा क्वेश्चन बने कि हृदय की गतिविधियों की जांच के लिए क्या कराया जाता है, हृदय की गतिविधियों की जांच के लिए क्या कराया जाता है, तो आप बताएंगे ECG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ECG, या इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भी कह देते हैं, या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसे याद रखेंगे। ठीक है, ECG कराई जाती है हृदय की गतिविधियों की देखरेख के लिए। अब आप लोग एक कमेंट में बताएंगे, लिख के कमेंट में, EEG शरीर के किस अंग की जांच के लिए कराई जाती है। ECG तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हो गई हृदय की गतिविधियों की जांच के लिए, लेकिन ECG किसके लिए कराई जाती है, इसको आप बताएंगे। अब अगर बात करें इसके हृदय की आकार की, तो इसका आकार कैसा होता है, बिल्कुल कोन शेप का होता है, कोणनुमा होता है, यानी कैसा होता है, शंक्वाकार होता है। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्या चौकोर होता है या शंकुनुमा होता है, तो क्या बताएंगे, शंक्वाकार। इसकी स्थिति की बात की जाए, इसकी स्थिति होती कहाँ पे है, तो दोनों फेफड़े यानी लंग्स, जो दो फेफड़े होते हैं जो मनुष्य के क्या होते हैं, ये एक तरीके से मुख्य श्वसन अंग होते हैं फेफड़े, क्योंकि फेफड़ों के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, CO2 गैस को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं बाहर। तो फेफड़ों में क्या आ जाता है, जैसे स्तनधारी, किसके द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं, फेफड़ों के द्वारा करते हैं। कई सारे ऐसे भी जंतु होते हैं अकशेरुकी, जो त्वचा के द्वारा करते हैं, स्किन के द्वारा करते हैं। तो फेफड़ों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, जिसमें दाहिना फेफड़ा बाएं से बड़ा होता है। यह भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो लंग्स या फेफड़े। अब एक क्वेश्चन और आप लोग बताएं, फेफड़ों का कैंसर किसे कहा जाता है, फेफड़ों का कैंसर किसे कहा जाता है, कैंसर किसे बोलते हैं। जैसे ल्यूकीमिया जो होता है ब्लड कैंसर होता है, उसी प्रकार फेफड़ों का कैंसर किसे कहा जाता है, जब धूम रासायनिक कोरा हमारे बॉडी में जब अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाता है, जम जाता है, तब ये समस्या देखने को आती है। फेफड़े अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, लंग्स खराब हो जाते हैं फेफड़े। ठीक है, याद रखेंगे, उसी को फेफड़े का कैंसर किसको कहते हैं आप बताएंगे। तो जो हृदय की स्थिति मिलती है कहाँ पे मिलती है, दोनों फेफड़ों के लगभग बीच में होती है, हार्ट होता है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो हृदय होता है इन किन पेशियों से मिलकर बना होता है, तो अनैच्छिक पेशियों से मिलकर बना होता है। अब अनैच्छिक पेशियां और ऐच्छिक पेशियां क्या होती हैं, इनमें अंतर क्या होता है। तो अनैच्छिक पेशियां जिन पे हमारा नियंत्रण या कंट्रोल ना हो उनको अनैच्छिक बोल देते हैं। जैसे लीवर है, आमाशय है, ठीक है, और कह देंगे छोटी आंत, यानी पाचन की क्रियाओं पे क्या हमारा नियंत्रण है, नहीं है, पाचन की क्रिया होती रहती है। ठीक है। अब ऐच्छिक पेशियां कौन सी होती हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं। जैसे हाथ में ऐच्छिक पेशियां होती हैं, जब हम चाहते हैं तब उठा देते हैं, हाथ है, पैर है, ठीक है, गर्दन में, तो ये सारी ऐच्छिक होती हैं, है ना। तो ये किससे बना होता है हृदय, ये भी पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे अनैच्छिक पेशियों से बना होता है, जिनको क्या कहा जाता है, हृदय पेशी कहते हैं, या इनको कार्डियक मसल्स भी कहा जाता है, हृदय पेशी या कार्डियक मसल्स। जैसे एक हृदय ऊतक भी आता है, ठीक है, अनैच्छिक पेशी
इस तरीके से 3 बनते हैं। तो अनैच्छिक पेशियों से निर्मित है, इसको क्या बोलेंगे? हृदय पेशी या कार्डियक मसल्स कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। जैसे हृदय भी, जैसे कोशिकाएं भी होती है, सेल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका चारों ओर झिल्ली से घिरी होती है, जैसा कि हम लोगों ने कल टॉपिक में कोशिका में देखा था। ये जंतु कोशिका, पादप कोशिका दोनों में झिल्ली पाई जाती है, अर्धपारिगम होती है, ठीक है। ये इसको झिल्ली के अंदर ही सारे जो कोशिका के जितने पदार्थ होते हैं सुव्यवस्थित ढंग से बंधे रहते हैं। तो उसी प्रकार जैसे ब्रेन, हमारे मस्तिष्क में भी एक झिल्ली पाई जाती है जिसको मेनिंजस झिल्ली कहा जाता है। उसी झिल्ली में जब बाहरी आघात से जब सूजन आ जाती है, संक्रमण से वो झिल्ली प्रभावित होती है, तो हमारे अंदर कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। मेनिंजाइटिस यानी भूलने की क्षमता। अल्जाइमर रोग का संबंध भी मस्तिष्क से होता है। पार्किंसंस बीमारी मस्तिष्क से होती है। जापानी एन्सेफेलाइटिस रोग का संबंध मस्तिष्क से होता है। तो उसी प्रकार जो है, यानी कि हार्ट के बाहर, हृदय के बाहर भी एक दोहरी झिल्ली होती है, ठीक है। दोहरी झिल्ली होती है, उस झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहा जाता है। क्वेश्चन बना हुआ है सीजीएल में कि हृदय के बाहर जो झिल्ली होती है, जिसके अंदर एक झिल्ली से ढका होता है, उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या आप लोग बताएंगे कि किडनी के बाहर जो झिल्ली होती है उसको क्या कहा जाता है? किडनी के बाहर जो झिल्ली होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो हृदय की दोहरी झिल्ली को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम, याद रखेंगे। हृदय शरीर के किस ओर होता है? बाईं ओर होता है, बाईं ओर स्थित होता है, दाहिनी ओर नहीं होता है, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे। हृदय शरीर के किस ओर होता है? बाईं ओर। तो सबसे पहली बात है, हृदय की गतिविधियों का अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन कार्डियोलॉजी में किया जाता है। अगर उस चीज का आपको विशेषज्ञ अगर पता करना है, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, ओडेंटोलॉजिस्ट, तो आईएसटी लगा दीजिए। ओडेंटोलॉजिस्ट मतलब दांत रोग का विशेषज्ञ हो जाएगा। ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब कैंसर रोग विशेषज्ञ हो जाएगा। नेफ्रोलॉजिस्ट मतलब नेफ्रॉन यानी कि किडनी रोग विशेषज्ञ हो जाएगा। न्यूरोलॉजिस्ट मतलब तंत्रिका रोग से संबंधित हो जाएगा वो विशेषज्ञ। तो ये क्या है? कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि हृदय रोग विशेषज्ञ, जिसको हृदय संबंधी गतिविधियों की जानकारी या ज्ञान होता है, तो उसी को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं, सबके विभाग अपने अपने बटे होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट का अलग होता है, कार्डियो का अलग होता है, सबका होता है। तो ये यहाँ पे आप देख लेंगे, है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। पता लगे हृदय खराब है, आप लीवर वाले में घुस गए, है ना, पता नहीं है, किडनी वाले में घुस गए, तो कार्डियोलॉजिस्ट ये आप याद रखेंगे। और इसके लिए क्या है? ईसीजी कराई जाती है। हमने क्वेश्चन पूछा है ईईजी किसके लिए कराई जाती है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हृदय शरीर के किस ओर होता है? बाईं ओर होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में समझा जाए। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण भार है, अगर इसके भार की बात की जाए, वेट की भार की जाए, तो औसतन जो स्वस्थ मनुष्य का जो हार्ट होता है 300 ग्राम के आसपास होता है। कितना होता है? 300 ग्राम होता है, 300 ग्राम होता है। अब सबसे सिंपल या जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि स्तनधारियों का जो हार्ट होता है, हृदय कितने चैम्बर में बटा होता है, कितने कक्षों में बटा होता है, या जो है कितने कक्षों में बटा होता है? आप बताएंगे 4 कक्षों में, 4 चैम्बर में बटा होता है। अब कई बार बताया जाता है, जैसे कहा जाता है, जैसे अगर बात करें स्तनधारियों का, स्तनधारियों का जो हृदय होता है कितने चैम्बर में बटा होता है? कितने में? 4 में बटा होता है। और किसका हृदय 4 कक्षों में बटा होता है? पक्षियों का, पक्षी, ठीक है, पक्षी वर्ग जो आता है इसका भी हृदय कितने कक्षों में? 4 कक्षों में बटा होता है। उभयचर वर्ग का कितने कक्षों में बटा होता है? उभयचर का 3 कक्षों में बटा होता है। उभयचर जैसे मेढक वगैरह हो गया, सलामांडर हो गया, पक्षी में सारे आ जाएंगे। सरीसृप, रेप्टाइल्स, सरीसृप का कितने चैम्बर में बटा होता है? इसका भी जो है 4 चैम्बर में बटा होता है। मछली की बात किया जाए, मत्स्य वर्ग की मछलियों का हृदय कितने चैम्बर में बटा होता है? 2 कक्षों में। कितने कक्षों में बटा होता है? 2 कक्षों में। यह क्वेश्चन बनता है। तो स्तनधारियों का 4 में, पक्षी का 4 में और सरीसृप का भी 4 में, लेकिन उभयचर और मछली का, उभयचर का 3 में, मछली का 2 में बटा होता है, ठीक है। जैसे मेढक का पूछा जाता है, उभयचर में आ जाता है, क्योंकि जल स्थल दोनों जगह पे सर्वाइव कर सकता है। तो मेढक का कितने कक्षों में? 3 कक्षों में बटा होगा, ठीक है। सांप वगैरह का 4 में और मछली का 2 कक्षों में बटा होता है। तो यहाँ पे याद रखना है, स्तनधारियों का जो हृदय होता है कितने कक्षे में बटा होता है? 4 कक्षे में, यानी 4 चैम्बर होते हैं। एक तो इधर दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय होता है। इनका काम क्या होता है देखेंगे। अब सबसे प्रमुख भूमिका कि जो हार्ट की होती है किसमें होती है? रुधिर संचार में होती है। रुधिर के परिवहन में, ब्लड सर्कुलेशन में मुख्य भूमिका निभाता है। इस बात को सबसे पहली बार किसने बताया था? तो आप क्या बताएंगे? विलियम हार्वे। किसने जो है रुधिर संचार के बारे में सबसे पहली जानकारी किसने दी, या सबसे पहली बार इस पे काम किसने किया? विलियम हार्वे। इसीलिए विलियम हार्वे को फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन भी कहा जाता है, रुधिर संचार का पिता कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बने फादर ऑफ ब्लड ग्रुप के बारे में, जैसे सबसे पहली बार जो RH फैक्टर है रीसेस बंदर में, अफ्रीका
के बारे में जो पाया जाता है उसमें देखा था, किसने? कार्लाइन स्टेनर ने। तो फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कौन कहलाते हैं? कार्लाइन स्टेनर, रुधिर वर्ग का पिता। लेकिन अगर कहा जाए रुधिर संचार का पिता किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? विलियम हार्वे को कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बने कि जो ब्लड सर्कुलेशन में, रुधिर संचार में सर्वाधिक अहम भूमिका होती किसकी होती है? हार्ट या हृदय की होती है। इसको आप याद रखेंगे। अब सबसे दूसरी जो महत्वपूर्ण बात होती है कि हृदय एक पंप की तरह, किसकी तरह कार्य करता है? एक पंप की तरह कार्य करता है। अब देखेंगे इसका काम क्या होता है। तो ये एक अनैच्छिक पेशियों से निर्मित हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है, जो जीवन भर बिना थके क्या होता है? फैलता और सिकुड़ता रहता है। जीवन भर बिना थके फैलता और सिकुड़ता है। इसी को जो है इंग्लिश में सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक के नाम से जाना जाता है। सिकुड़ना, फैलना, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। अब कहते हैं कि इसका एक बार सिकुड़ना और फैलना मिलकर ही क्या बनाता है? एक धड़कन बनाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है कि जो है हार्ट का एक बार सिकुड़ना और फैलना मिलकर के एक हार्ट बीट, एक धड़कन बनाता है, जिसको वन हार्ट बीट या वन कार्डिक साइकिल भी कहा जाता है। और एक हार्ट बीट पूरा होने में कितना समय लेता है? यह हृदय कितना लेता है? 0.8 सेकेंड का समय लेता है। कितना समय लेता है? 0.8 सेकेंड का ये समय लेता है। इसको भी याद रखेंगे। यानी कि जो एक स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय होता है, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में कितनी बार धड़क जाता है? 72 से 75 बार। 72 से 75 बार। लेकिन अगर शैशवावस्था में बात किया जाए, शैशवावस्था में जो छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों का हृदय, इनकी स्पीड दोगुनी होती है। यानी 1 मिनट में इनका हृदय 140 से लगभग 150 बार धड़कता है। 140 से 150 बार। शैशवावस्था इन्फेंसी एज मतलब जन्म से लेकर के 5-6 वर्ष की उम्र तक की जो इनका हृदय होता है, कितने वर्ष तक की धड़कता है? 140 से 150 बार धड़कता है। चलिए, तो जब 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़क जाता है, तो इतनी ही देर में जो स्वस्थ व्यक्ति में कितना ब्लड पाया जाता है? 5 से 6 लीटर जो रुधिर पाया जाता है। 5 से 6 लीटर रुधिर ये हृदय क्या कर देता है? शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है, पंप करके पहुंचाता है। जैसे कितना कितना परसेंट भाग किस किस को देता है? ये क्वेश्चन बनता है। जैसे 10% भाग किसको देता है? मस्तिष्क को दे देता है, चला जाता है। 15% हृदय की पेशियों के पास चला जाता है। 20% किडनी या वृक्क के पास चला जाता है। 25% डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, और जो 30% है ये शरीर के अन्य भागों में हृदय के द्वारा क्या किया जाता है? पहुंचा दिया जाता है। चलिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं 5 से 6 लीटर रुधिर एक बार फिर से। 10% किसको? ब्रेन को। 15% हृदय की पेशियों को। 20% जो है किडनी या वृक्क को। 25% डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र, और 30% जो है शरीर के अन्य भागों में क्या कर दिया जाता है? पहुंचा दिया जाता है। चलिए, तो यहाँ पे ये बातें सारी हो गई। अगर इनका आप शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहे तो ले लें, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो जल्दी पेपर में आपको कहीं पे मिलती नहीं है। यहाँ पे एक जगह पे हम लोग देख सकते हैं। तो फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन किन्हें कहेंगे? विलियम हार्वे को कहेंगे। चलिए, अगला देखते हैं, अगले पॉइंट पे। हाँ, अगले उस पेज पे देखा जाए, स्लाइड पे। अब जो है, अगर कहा जाए कि हृदय के कार्य में, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन में जो मुख्य भूमिका निभाती है, क्या निभाती हैं, तो क्या बताएंगे? धमनी और सिराएं। क्या निभाती हैं? धमनी। धमनी जिसको जो है क्या बोलते हैं? आर्टरी बोला जाता है। सिराओं को वेन्स कहते हैं। सिराओं को वेन्स कहते हैं। धमनियों में जो वाल्व होते हैं, कपाट नहीं पाए जाते हैं, लेकिन सिराओं में कपाट पाए जाते हैं। ये तो बच्चे हम लोग कक्षा 6 से पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान में पढ़ाया जाता है। धमनियां हमेशा कैसा करती हैं? शुद्ध रुधिर का संवहन करती हैं। यानी शुद्ध रुधिर को ये हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। ये धमनी करती है। कौन करती? आर्टरी करती है। वेन्स क्या करती हैं? ये हमेशा अशुद्ध रुधिर का, यानी कि ऑक्सीजन विहीन रुधिर का संवहन करती हैं। ये जो है अशुद्ध रुधिर को कहां से? शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक लाती हैं, उल्टा काम करती हैं। लेकिन अब जो आपके पेपर में पूछा जाता है, अपवाद स्वरूप ऐसी कौन सी धमनी होती है जो हमेशा अशुद्ध रुधिर का संवहन करती है, यानी कि ऑक्सीजन विहीन रुधिर का संवहन करती है? तो कौन सी हो जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी हो जाएगी, फुफ्फुस धमनी हो जाएगी। ये हमेशा अशुद्ध रुधिर का संवहन करती है। यही वो पल्मोनरी आर्टरी होती है जो फुफ्फुस जो धमनी है, यही क्या करती है? दाएं अलिंद, दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर को ले जाकर के कहां पहुंचा देती है? फेफड़े में पहुंचा देती है। कहां पे पहुंचाती है? फेफड़े। ठीक है, चलिए, इसको आप याद रखेंगे। अभी हृदय की क्रियाविधि को देखेंगे। इसके बाद सिराएं हमेशा अशुद्ध रुधिर का संवहन करती हैं। लेकिन एक फुफ्फुस सिरा, पल्मोनरी वेन्स होती है, जो हमेशा शुद्ध रुधिर का संवहन करती है। इसका संवहन करती है? शुद्ध रुधिर का संवहन करती है। ठीक है, हमेशा शुद्ध रुधिर का, इसको भी आप याद रखेंगे। तो धमनी और सिराओं की मुख्य अहम भूमिका होती है, इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए, अगर आगे बात कर लिया जाए, अगर आगे बात करते हैं, हाँ, हृदय की क्रियाविधि के बारे में जानते हैं। लास्ट में हृदय की क्रियाविधि के बारे में जाना जाए, तो हृदय की क्रियाविधि के जानने के लिए सबसे पहले देखो जो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है
ये कहा जाता है शिराएं हमेशा अशुद्ध रुधिर का संवहन करती हैं। शिराओं के द्वारा अशुद्ध रुधिर को हृदय के दाएं अलिंद वाले भाग में लाया जाता है। यानी शिराओं के द्वारा जो अशुद्ध रुधिर है हृदय के दाएं अलिंद वाले भाग में, यहाँ पे चित्र में हम लोग देख सकते हैं, शिराएं क्या करती हैं, अशुद्ध रुधिर को जो है दाएं अलिंद वाले भाग में पहुंचाती हैं। ये यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, राइट आर्टिकम ये है, ये दायां अलिंद है, और ये यहाँ पे राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पे दायां निलय है। तो क्या करती हैं, पल्मोनरी वेन्स, देखिए यहाँ पे वेन्स हैं, ठीक है, वेन्स ये इनके द्वारा हृदय को कहाँ पे लाया जाता है, इधर जो है यहाँ तक की ले आया जाता है, दाएं जो है किस दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद में लाया जाता है शिराओं के द्वारा अशुद्ध रुधिर को। अब जब दाएं अलिंद में आ जाता है तब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, सबसे पहले शिराओं के द्वारा अशुद्ध रुधिर को हृदय के दाएं अलिंद वाले भाग में लाते हैं। फिर दाएं अलिंद में रक्त प्रवेश होने के दो रास्ते होते हैं, रुधिर को प्रवेश होने के दो रास्ते होते हैं। सबसे पहले एक होती है अग्र महाशिरा, इसको भी देखेंगे, अग्र महाशिरा होती है, और एक क्या होती है निम्न महाशिरा, जिसको अग्र महाशिरा जो ऊपर होती है इसको बोलते हैं सुपीरियर वेन कावा, और निम्न महाशिरा को इन्फीरियर वेन कावा कहा जाता है। तो दाएं अलिंद में जो अशुद्ध रुधिर आता है ये इसको प्रवेश होने के दो रास्ते होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं इनको भी हम लोग देख सकते हैं चित्र में, इनको भी हम लोग देख सकते हैं चित्र में, देख सकते हैं। जैसे ये देखिए दो रास्ते हैं, एक तो यहाँ से आ जाता है, ये सुपीरियर वेन कावा है, ये वाला भाग हो गया कौन सा, सुपीरियर वेन कावा। ये देखिए यहाँ से ऊपर वाला हिस्सा जिसको पढ़े थे, जिसको अग्र महाशिरा कहते हैं। एक ये नीचे से भी जाता है, ब्लड जाता है, यहाँ से देखिए वाल्व में, यहाँ से आ जाएगा निलय में, अलिंद के बाद निलय में, तो इसको क्या बोलेंगे, इंफीरियर वेन कावा बोलते हैं। तो ये ऊपरी महाशिरा अग्र महाशिरा, ये निम्न महाशिरा होती है। तो दो रास्ते होते हैं अशुद्ध रुधिर इसमें आता है, राइट आर्टिकम यानी कि जो है दाएं अलिंद में पहुंचने के दो रास्ते होते हैं। ये हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद अगर देखते हैं आगे क्या होता है, फिर आगे क्या होता है इसमें देखेंगे। हाँ, दो रास्ते हो गए, कौन कौन से, अग्र महाशिरा और निम्न महाशिरा, इंफीरियर और सुपीरियर। अब दाएं अलिंद से रक्त त्रिकपटी जो है कपाट पाए जाते हैं, कहाँ पे, हृदय में त्रिकपर्दी कपाट के द्वारा दाएं निलय में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, दाएं अलिंद से कहाँ पे चला जाता है, ये दाएं निलय में, यानी कि नीचे चला जाएगा, दाएं निलय में चला जाता है। फिर दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर को पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़ों तक ले जाया जाता है। पल्मोनरी धमनी, ठीक है, जो हमेशा अशुद्ध रुधिर का संवहन करती है। देख लेते हैं कहाँ पे मिलते हैं। तो दाएं अलिंद से ये जो है ब्लड चला जाएगा कहाँ पे, दाएं निलय में, यहाँ पे चला जाएगा नीचे। दाएं निला कहाँ पे मिल रहा है, ये देखिए वेंट्रिकल यहाँ पे है ना, और ये आर्टिकम यहाँ पे था, यहाँ पे त्रिकपटी कपाट ये पाए जा रहे हैं, यहाँ से आ जाएगा दाएं अलिंद से दाएं निलय में, दाएं निलय में आ जाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर जब आएगा ब्लड, ये अशुद्ध रुधिर है, अशुद्ध है। अशुद्ध के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एकमात्र ऐसी पल्मोनरी क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है जो हमेशा अशुद्ध रुधिर का संवहन करती है। ये जो नीले कलर में दिखाई पड़ रही है यही है पल्मोनरी जो है आर्टरी, ये अशुद्ध रुधिर का संवहन करती है। ये अशुद्ध रुधिर को दाएं जो है निलय से ये लेकर के कहाँ तक चली जाती है, फेफड़ों तक की पहुंचा देती है, लंग्स में। ठीक है, कहाँ पे चला जाता है ब्लड, कहाँ चला जाता है, फेफड़ों में। तो वहां पे क्या हो जाता है, रक्त क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। जब दाएं यानी फेफड़ों में पहुंच जाता है तो उसके बाद पल्मोनरी वेन्स जो हमेशा शुद्ध रुधिर का संवहन करती हैं, पल्मोनरी वेन्स के सहायता से ये जो ब्लड होता है कहाँ पे आ जाता है, ये आ जाता है किसमें, लेफ्ट आर्टिकम यानी कि बाएं अलिंद में आ जाता है। ये हृदय कहाँ आ जाता है, यानी कि रक्त कहाँ आ जाता है, शुद्ध रक्त कहाँ पे आएगा, लेफ्ट आर्टिकम यानी कि बाएं अलिंद में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे द्विकपटी कबार्दी पाए जाते हैं, द्विकपटी वाल्व हैं। ये जो शुद्ध रुधिर है ये कहाँ पे चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, यानी कि बाएं निलय में आ जाएगा। बाएं निलय से फिर रक्त क्या होता है, ये दिखाई पड़ रही आर्टरा, ये वाली जो लाल कलर की है जिसको महाधमनी बोला जाता है। फिर आर्टरा या महाधमनी की सहायता से जो शुद्ध रुधिर हो जाता है उसको शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है, शरीर के विभिन्न भागों में। तो ये थी पूरी हृदय की गतिविधियां, कार्यविधि। फिर से समझ लेते हैं कि जो अशुद्ध रुधिर होता है वो जो है अशुद्ध रुधिर ये किनके द्वारा, जो शिराओं के द्वारा किधर लाया जाता है, राइट आर्टिकम यानी कि दाएं, इसको क्या बोलेंगे, दायां अलिंद। ठीक है, दायां अलिंद ये है दायां निलय, दाएं अलिंद में पहुंचाया जाता है। अब पहुंचाने के दो रास्ते बताए गए हैं, कौन कौन से, एक सुपीरियर वेन कावा होती है जिसको अग्र महाशिरा, निम्न महाशिरा से आ जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, अशुद्ध रुधिर त्रिकपटी कपाट के द्वारा कहाँ पे चला जाता है, दाएं निलय में चला जाता है। जब निलय में चला जाएगा, दाएं निलय में अशुद्ध है, तो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये अशुद्ध रुधिर कहाँ पे भेजा जाता है, फेफड़ों में।
फेफड़ों में भेजा जाएगा, वहां से क्या हो जाता है, लंग्स के द्वारा उसको शुद्ध कर दिया जाता है। ठीक है, अब इस शुद्ध रुधिर जो है पल्मोनरी वेन्स के द्वारा कहां पे आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम यानी कि जो है ये बाएं अलिंद में आ जाएगा। बाएं अलिंद में फिर ये कपाट मिलते हैं, कपाट त्रिकबरदी कपाट है, द्विकबरदी कपाट है, जहां से आ जाएगा जो है लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि दाएं जो है निलय में आ जाएगा। शुद्ध रुधिर दाएं निलय में जब आ जाता है तो यहाँ से इस वाल्व के द्वारा, जिसको आर्टरा या महाधमनी कहते हैं, शुद्ध रुधिर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार ये जो है क्या है कि रुधिर संचार का कार्यक्रम क्या हो जाता है, यहाँ से पूरा हो जाता है, ये पूरा हो जाता है। ठीक है, ये मुख्य कार्य है इसका, हृदय की मुख्य ये काम होते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा है बाएं निलय से स्थित महाधमनी के द्वारा शुद्ध रक्त को छोटी छोटी धमनियों के माध्यम से संपूर्ण शरीर में भेज दिया जाता है। तो यहाँ से ये चीजें क्या हो जाती है, पूरी हो जाती हैं, पूरी हो जाती है। तो ये छोटा सा भाग किसका था, हृदय का था, हार्ट का था। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, इसको आप याद रखेंगे। अब जाते जाते एक क्वेश्चन और बताएंगे, हृदय को जो है बेहतर कार्य करने के लिए, बेहतर कार्य करने के लिए किन खनिज की आवश्यकता होती है, किन खनिजों की आवश्यकता पड़ती है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो ये हम लोगों ने हृदय की गतिविधियों के बारे में समझ लिया। पहला टॉपिक था सेल के बारे में समझा था, कोशिका, कोशिका के प्रकार समझे गए थे, किसमें अध्ययन किया जाता है, साइटोलॉजी वगैरह में फादर कौन होता है, यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम लोग समझा था। ठीक है, और कौन कौन से अंग जो है कोशिकांग है जो कि जंतु कोशिका या पादप कोशिका में पाए जाते हैं, कौन से नहीं पाए जाते, सबके बारे में चर्चा किया था। चलिए, इसके बाद साइंस में जो है हम लोग अगले टॉपिक के साथ जरूर मिलेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।